आज 8 मार्च 2022 को जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है 24 फरवरी से, उसके संदर्भ में हमने पहले भी कुछ बातें कही थी। इसमें आज की तारीख में कुछ बातें निवेदन करना है कि किस तरह से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी दुर्मति से पूरे यूक्रेन की जो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जनता है, कैसे परेशान हो रही है। और दुर्मति इसलिए मैं कहूंगा कि उनके जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह से अपने देश को, यूक्रेन को नाटो देशों का सदस्य बनाने के लिए जिस तरह से कोशिश किया, और नाटो के जो नेता लोग थे, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे आपके फ्रांस के नेता हों, चाहे ब्रिटेन के नेता हों, प्रधानमंत्री, ये सभी लोगों ने जिस तरह से बैकिंग नहीं किया, सेना नहीं भेजा, हथियार भेजे, और उनकी जनसंख्या के लगभग 40 लाख के लोग जो है वो उनके देश को छोड़ करके भागे, यूक्रेन को छोड़ करके अगल बगल गए, और उनकी पूरी स्थितियां प्रकट होकर आ रही हैं। ऐसे में उनका राष्ट्रपति जिस भी दबाव में, यूक्रेन का राष्ट्रपति एक समझौता करके जो रूस को, जो जिस तरह का एक भय का वातावरण रूस में बना, वो भय का वातावरण या चिंता का वातावरण था कि जिस तरह से नाटो के देश यूक्रेन में अपना प्रभाव डाल रहे थे, उस प्रभाव के चलते रूस को एक स्वाभाविक रूप से खतरा जैसा दिखता था। और उस खतरे को सोचने के लिए उसके पास ये सबसे बड़ी लॉजिक थी कि 1917 से लेकर के 1991 तक ये पूरे जो सोवियत रिपब्लिक के जो रिपब्लिक्स थे, जो यूएसएसआर के रिपब्लिक्स थे, वो सब के सब एक आपस में एक जुड़े हुए लोग थे, जिनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन उनको देखती थी। लेकिन 1991 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के समाप्त हो जाने के बाद ये जो रिपब्लिक्स अस्तित्व में आए, जिसमें सबसे बड़ा रिपब्लिक और ताकतवर रिपब्लिक जो रशियन फेडरेशन है वो अस्तित्व में आए। उसके साथ बाकी जितने भी रिपब्लिक्स थे, जो एशिया की तरफ या थे रिपब्लिक्स, या पूरे यूरोप की तरफ बाल्टिक तक के जो रिपब्लिक्स थे, वो सभी रिपब्लिक एक खास ढंग से प्रारंभिक दौर में वो जो रशिया है या सोवियत संघ है, उसके इन्फ्लुएंस के क्षेत्र के लोग थे। जो सोवियत यूनियन की जो प्रगति होती है, जो लेनिन से लेकर के और आपके गोर्बाचोव तक के बीच में, उन सब प्रगति को भी उन लोगों ने प्राप्त किया। और आज की तारीख में जब पूरा का पूरा रूस का जो तेल का और गैस की सप्लाई यूक्रेन के माध्यम से पूरे यूरोप में हो रही है, यूक्रेन को उसका लाभ भी मिलता है, तो ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये इंप्रेशन जो है नहीं देना चाहिए था कि हम जो है एक स्वतंत्र देश हैं आप, लेकिन हम अपनी विदेश नीति कुछ ऐसे चलाएंगे कि हम नाटो के सदस्य बन जाएंगे। तो नाटो के सदस्य बनने से एक खास किस्म की जो एक चिंता जो रूस के मन में आई, उसको नहीं सॉल्व कर पाए। और रूस को लगा कि अगर ये उनके सदस्य बनते हैं और इसमें तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो नाटो देश की, वो आकर के यूक्रेन में जड़ जमा लेंगी, और बाकी भी जो अगल बगल के देश हैं, तो वो रशिया का जो एक नेशनल इंटरेस्ट है और उसका जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, उसको जो है दिक्कत पहुंचाएगा। और इस एक लेजिटिमेट, अपनी, इसको मैं लेजिटिमेट इसलिए कह रहा हूं कि हर देश को अपने सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित होने की जरूरत है, जैसे यूक्रेन को भी है और जिसे कहते हैं रशियन फेडरेशन को भी है। लेकिन रशियन फेडरेशन के लोगों को या उनका जो नेतृत्व है, उनके जो सैनिक, जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट जैसे जो आपके जो उनके प्रेसिडेंट पुतिन हैं, उनका जो जिस तरह से वो एक ताकतवर देश भी हैं,
ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसी नीति का खासतौर से यूक्रेन को नहीं पालन करना चाहिए था कि वो प्रवोक होकर के पुतिन उनके देश पर हमला करें। ये पूरी के पूरे हमले के लिए यूक्रेन की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार मानी जाएंगी। उनका जो वर्तमान राष्ट्रपति है, जिसकी तरफ से एक एडवेंचर माना जाएगा, जिसने एक बड़बोलेपन के साथ कुछ ऐसी बातें कहा जिसको कि पुतिन ने कहा कि ये खास किस्म का ये फांसीवाद या नाजीवाद अपने देश में फैला रहे हैं, एक अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के परिप्रेक्ष्य से अगर सब बातों को देखा जाए और यूक्रेन की जनता के स्वास्थ्य, उनकी दिक्कतों को, उनके बच्चों की परेशानियों को देखा जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं था कि यूक्रेन का राष्ट्रपति जा करके बातचीत के माध्यम से एक सहमति आपस में पैदा कर लेता रूस फेडरेशन और यूक्रेन के बीच। जो अंत में यही होगा कि जो वर्तमान उनका नेतृत्व है यूक्रेन का, वो हटा दिया जाएगा और कोई ऐसा नेतृत्व आएगा जो कि इनके साथ कर एक कॉन्सोनेंस में होगा, इनके सहमति में होगा, इनके अनुसार होगा, सोवियत या रशियन फेडरेशन के। तो ये बात होने जा रही है, लेकिन ये बात होने से पहले इतना जो यूक्रेन के निवासियों को जो कष्ट हुआ, जो दुख हुआ, कितने लोग मारे गए, और इसी के साथ ही साथ रशियन फेडरेशन के लोग भी इसमें दिक्कत में आए। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति में तत्काल इसका यही विश्लेषण है कि ये युद्ध तो समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को दी जाएगी कि उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली अपने देश के इंटरेस्ट को ठीक ढंग से इंटरनेशनल रिलेशंस में पालन नहीं किया और एक ऐसी परिस्थितियां बनाते चला गया कि प्रवोक होकर के जो रशियन फेडरेशन है उस पर आक्रमण करे। तो इन्हीं बातों के साथ जो है आज की ये व्याख्या मैं समाप्त कर रहा हूं आज के लिए। अब देखिए आने वाले समय में यही होगा कि यूक्रेन अंत में, जैसे कि सद्दाम हुसैन के समय में था, अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन के साथ जो व्यवहार किया 1991 से लेकर 2003 तक, उस तरह का टफ व्यवहार जब अमेरिका ने कहा, तो अमेरिका ने कहा मैं संयुक्त राष्ट्र की भी कोई बात नहीं मानूंगा, और यहां तक कह दिया कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। अब खुद अमेरिका जब इस तरह की बात एक जगह करके अपने एक नेचुरल ढंग से जो भी उनका परसेप्शन था सद्दाम हुसैन और इराक के बारे में, तो उसी ढंग से क्यों नहीं सोचते हैं कि पुतिन का और उनके रशियन फेडरेशन का भी इसी तरह से एक इंटरेस्ट है कि उनका एक नेचुरल ढंग से जो उनका इलाका रहा है सोवियत यूनियन का, वहां पर अगर जो बाइडेन और अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियां वहां इन्फ्लुएंस बढ़ाती हैं तो वो आपके रूस के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।